करके इसका रंग लाल कर दिया। कानपुर वुलन मिल, स्पेलिंग कानपुर की आप देखिए CAWNPUR करके लिखी हुई है। जैसे मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी पेड़ आ गया है ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के बारे में। नहीं, आपको बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लंदन में नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर नगर। कानपुर नगर वो नगर जहां से हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ताल्लुक़ रखते हैं। कानपुर नगर वो नगर जहां से कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक शास्त्र से MA की डिग्री हासिल करी DAV कॉलेज से। DAV कॉलेज का कमरा नंबर 104, हॉस्टल का कमरा नंबर 104, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी रह करके अपने MA की पढ़ाई जिन्होंने पूरी की। बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो बंटी बबली से लेकर के दबंग तक की फिल्मों के पटकथा जिस नगर के आसपास घूमती रही है वो कानपुर नगर। हमारे धारावाहिकों की बात करें तो NTV में आने वाला भाभी जी घर पे हैं धारावाहिक की पटकथा इसी कानपुर नगर के आसपास और इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। कानपुर नगर अपनी रंगबाजी, अपने ठेठ और अपने मस्त मौला अंदाज के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। भारत के 2 ज़िले ऐसे हैं जो अपने नाम से, अपने ज़िले के नाम से और अपनी, जैसे बनारस का बनारसी और कानपुर का कानपुरिया, ये 2 खास यहाँ के रहने वाले लोगों को टैग दिए गए हैं जो विश्व में विख्यात हैं। लेकिन कानपुर की किस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ जिसकी लोकेशन या जिसका परिक्षेत्र लंदन से मिलता जुलता हुआ लगता है। लंदन से मिलते जुलते हुए लगने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के अधिकारियों ने कानपुर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और अपने अधिक से अधिक उद्योग जो है कानपुर में लगाने के उन्होंने प्रयास किया। उसी का एक ये जीता जागता उदाहरण है लाल इमली इमारत, जिसको लंदन की बिग बैन की तर्ज पर विकसित किया गया। कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही प्राचीन शहर है। कानपुर का नाम सचंडी के राजा कानदेव के नाम से कानपुर पड़ा। कानपुर की ब्रिटिश शासनकाल से अभी तक 17 बार स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। कानपुर के लिए मुख्यतः कहा जाता है जब यहाँ पर कानपुर का रेलकरण हुआ, यहाँ पर जब रेल पटरियाँ बिछाई गई सन 1865-68 के आसपास की बात होगी। उस वक्त यहाँ पर रेल के बिछने के बाद कुछ पंक्तियाँ चलन में आई। वो ऐसी थी कि कानपुर कनकैया, नीचे बहती गंगा मैया, ऊपर चलता रेल का पहिया। आजकल आधुनिक भारत में कुछ पंक्तियाँ जो चल रही हैं उसमें ये है कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, कानपुर हमारा किसी लंदन से कम नहीं। शायद लंदन से तुलना इस नवयुवक कवि ने इस लाल इमली इमारत को ध्यान में रखते हुए ही की होगी। तो मैं आपको कानपुर और इस लाल इमली इमारत के इतिहास से परिचित कराऊं उससे पहले आप सभी जानते हैं मेरा जो अंदाज है, जो मैं कहता हूं, जिसके बिना मेरा वीडियो पूरा नहीं होता, कि मैं अमन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। तो दोस्तों जो पीछे इमारत आप देख रहे हैं इसका नाम लाल इमली इमारत है। लाल इमली इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इस इमारत के अंदर इमली के फल के जो पेड़ थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे और खूब लाल कलर की उसकी इमली निकला करती थी। यहाँ के आसपास के लोगों में यह बात भी बहुत मशहूर है कि लाल इमली तो पहले लाल नहीं थी, लेकिन कानपुर के लोगों ने गुटखा खा करके थूक करके इसका रंग लाल कर दिया। खैर ये सब मजाक की बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ का ठेठ अंदाज, यहाँ का तफरीबाज अंदाज। दोस्तों 1876 में 5 ब्रिटिश नागरिकों द्वारा, वो किसी सरकार में बहुत अच्छे पद पे नहीं थे, एक तरह से उद्योगपति थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। 5 अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज एलन, वाई कूपर, गेविन एंड जोन्स, डॉक्टर कोंडोन और विवेन पैटमैन। ये 5 लोगों के बहुत मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने 1876 में कानपुर में लाल इमली जैसी एक मील का निर्माण किया। ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश अधिकारियों से मंजूरी लेने के बाद ये मील का निर्माण हुआ। 1876 में जब ये मील का निर्माण हुआ तो ये मील ब्रिटिश सैनिकों के लिए गर्म कपड़े बनाने का काम करती थी और जो सेना के पास तोप हुआ करती थी और उनके जो हथियार हुआ करते थे उसका कवर ब्रिटिश अधिकारियों के टेंट
अब जो इस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो काम करती है वो काम पहले लाल इमली किया करती थी। लाल इमली में बने हुए कपड़े ब्रिटिश सेना के लोग और फिर और आर्मी के लोग भी पहनने लगे। यहाँ पे थान बनती थी उनके वर्दी की और टेंट का कपड़ा बनता था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों मूलतः यह थान व गर्म कपड़ों के लिए बहुत मशहूर है। 1876 में जब इस मिल का निर्माण हुआ उसके बाद ये मिल अपने एकदम शबाब पर थी, बहुत ही प्रचलित हुई। ऑस्ट्रेलिया की एक भेड़ हुआ करती थी, मैरिनो भेड़, उसकी खाल से, उसके बाल से यहाँ पर जो कपड़े बनते थे वो वास्तव में बहुत गर्म करते थे। साइबेरियन देश के लोग लाल इमली से कपड़ा परचेज करते थे, मंगाते थे। ईस्ट इंडिया जो है इसको हैंडओवर कर रखा था। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने भी इसका बहुत दिन तक काम देखा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस बिल्डिंग के मुख्य गेट में, आपको पूरी मिल घुमा दूंगा। हो सकेगा तो मैं यहाँ के कर्मचारियों से भी आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा। 1910 की बात है, इस मिल में आग लग गई और इस मिल में आग बहुत भीषण लगी जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उस वक्त ये 5 अंग्रेज़ों ने जो है ऐसी घटना दोबारा ना हो उससे जूझने के लिए यहाँ पर लोगों की मौजूदगी बनी रहे तो एक उपाय सोचा और उसी उपाय का नतीजा था कि ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये अभी भी सही समय बता रही है। मेरी घड़ी और इस घड़ी का समय बिल्कुल मैच कर रहा है। 2 बजने मेरे घड़ी वाले में भी है और इस घड़ी में भी। ये घड़ी ही आज काम कर रही है, मिल काम नहीं कर रही है, ये दुर्भाग्य है। खैर ये बातें अलग हैं। तो 1910 में जब आग लगी तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट यहाँ पर चला करती थी और आग कोई बहुत भीषण नहीं थी, छोटी मोटी आग थी। 10,000 वर्कर यहाँ पर काम करते थे, भारतीय मूल के, ब्रिटिश मूल के, दोनों ही मूल के 2 देशों के लोग यहाँ पर काम करते थे। लेकिन आग की सूचना जनमानस तक पहुँच नहीं पाई, कर्मचारियों तक पहुँच नहीं पाई। इसी के निवारण के लिए इस घंटी का घंटा घर जिसे कहा जाता है, घंटा घर हालांकि कानपुर में दूसरा भी है और करीब करीब हर ज़िले में एक घंटा घर होता है, लेकिन कानपुर में सौभाग्य से 2 हैं। एक घंटे ये इसका घंटा जो बजता था वो बहुत दूर तक सुनाई देता था और इसके निर्माण के बाद कई तरह के फ़ायदे हुए यहाँ के कर्मचारियों को। जैसे कि कभी कोई ऐसी घटना घट जाए कि सबको एकत्रित होना हो तो एक हूटर बजा दिया जाएगा जिससे बहुत दूर तक के यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर यहाँ पे आसपास चमनगंज, फूलबाग, बेगनगंज, पटकापुर, बहुत तरह तरह झकरकटी जो आप देखते होंगे, भाभी जी घर पे हैं पे झकरकटी थाना दिखाया जाता है, दूर तक आवाज़ जाती थी। आज से 150-200 साल पहले घड़ी पहनना या घड़ी होना बहुत आम बात नहीं हुआ करती थी और एक भारतीय के लिए घड़ी का इस्तेमाल करना यानी कि वो बहुत संपन्न परिवार से है। इसलिए यहाँ पर इस घंटा घर का इस्तेमाल किया गया कि ये हर घंटे एक विशेष ध्वनि की आवाज़ करती थी जिससे आसपास रहने वाले 1.5-2 किलोमीटर तक के रेंज में यहाँ के कर्मचारियों को पता चल जाता था और वो घंटे गिना करते थे कि 8 घंटे जब हो जाएंगे तो 9वें घंटे में हमें फैक्ट्री पहुँचना है। इसी के लिए 1911 में इस घंटे के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ। 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से चल करके नई दिल्ली आई थी और उसी के साथ इस घंटे के निर्माण का प्रस्ताव और बजट पास हुआ था और 1921 में ये घंटा बन करके तैयार हुआ, जिसने बाद में यहाँ के कर्मचारियों को समय से पहुँचने और समय के प्रतिबंध और समय पाबंद होने के लिए बहुत ही सुचारू रूप से अपनी भूमिका निभाई। और अगर कभी विशेष परिस्थितियाँ सबको एकत्रित होना पड़ता तो एक विशेष तरह की ध्वनि ये घंटी बजाती थी। तो इस घंटी के निर्माण का तो इतिहास ये था। धीरे धीरे फिर समय बीतता गया, यह मिल अपने शबाब पर आती गई, जिसने देश विदेश में अपना नाम कमाया। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के तहत यहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता था कानपुर के आसपास के लोगों में। 1947 में जब ब्रिटिश भारत को छोड़ करके चले गए तब इस मिल को यहाँ के आसपास के उद्योगपतियों ने अपनी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहीं से इस मिल के पतन की शुरुआत होना शुरू हो गई। 1947 के बाद हम बात करते हैं वर्ष 1988 की, माफ़ कीजिएगा 1981 की। असल में बहुत प्रचलित इतिहास नहीं इसलिए लिख करके बोल रहा हूँ, वो इतना मुझे पता भी नहीं, बस आपको जानकारी देने के लिए मैं जो पढ़ता हूँ वो लिखता हूँ वही बताता हूँ। 1981 में हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लाल इमली के बारे में पता चला कि ये कभी बहुत मशहूर हुआ करती थी ब्रिटिश शासनकाल में और आज ये बहुत दयनीय दशा में है।
तो उन्होंने लोकसभा में इस मिल के पक्ष में एक विधेयक पास किया और जिसका मोटो दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या मतलब था? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यह था कि जहाँ पर जितने भी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी जी ने इसको ले लिया और यहाँ के कर्मचारी रातों रात केंद्र सरकार के कर्मचारी बन गए, वस्त्र मंत्रालय के अधीन हो गए, अच्छा वेतन मिलने लगा, अच्छी सुविधाएं मिलने लगी। और नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब सिर्फ ये था कि यहाँ पर जिस तकनीक से कंबल या लोइया बनती थी, कोट बनते थे, गर्म कपड़े बनते थे, और लाल इमली अपने पिछले 100 सालों के इतिहास में गर्म कपड़ों के निर्माण में अपने आप को मशहूर कर चुकी थी अब तक, 1981 तक। इंदिरा गांधी जी की सोच ये थी कि लाल इमली में बनने वाला कपड़ा केवल ब्रिटिश ही नहीं, भारत का आम नागरिक भी इस्तेमाल कर सके, इसलिए इसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए। भारत सरकार को प्रॉफिट हो ना हो, जितनी लागत है उसी रेट में दे दो, लेकिन आम जन तक लाल इमली का कपड़ा पहुंचना चाहिए। ये इंदिरा गांधी जी ने इसी के तहत वस्त्र मंत्रालय को एक मुहिम दी, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत काम करें, और यहाँ कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। कानपुर और इसके आसपास के रहने वाले लोगों की पीढ़ियों ने यहाँ के बने हुए कंबल का इस्तेमाल किया ही है। 99.9% लोगों ने किया है। हर घर में लाल इमली का एक कंबल आपको ज़रूर मिलेगा। किसी के दादा, किसी के परदादा, किसी के पिताजी बताते होंगे कि ये कंबल लाल इमली का है। ये एक अलग सा रुआब होता था कि लाल इमली का है, क्योंकि लाल इमली का कंबल अंग्रेज यूज़ करा करते थे और फिर भारतीय इस्तेमाल करने लगे तो ब्रिटिशियत से बराबरी का एक भाव आता था। ब्रिटिश सरकार के बाद उद्योगपतियों के हाथ में गई, फिर प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के अधीन ले लिया। 1988 में राजीव गांधी जी जब यहाँ पर पहली बार आए इस मिल के अंदर, तो वो इसकी संरचना को देख करके ही चकित रह गए, क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, तस्वीरें इतनी जल्दी वायरल या प्रचलित नहीं होती थी। राजीव गांधी के लंबे कोट में आपने जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी, वो सारे कोट इसी मिल से बने हुए हैं। राजीव गांधी तो इस मिल के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने गर्म कपड़े सिर्फ लाल इमली के बने हुए ही पहनना पसंद करना शुरू कर दिया था। 1990 के दशक में सरकारें स्थिर नहीं रहीं। 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना पे सरकार बदल जाती थी। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान लाल इमली को झेलना पड़ा। सरकारों के विचार बदलते रहे, सरकारों को समझ में नहीं आता था, कोई ध्यान नहीं दिया, किसकी वजह से आज ये मिल बंदी के कगार पर है। यहाँ पे मुट्ठी भर कर्मचारी बचे जो कभी 10,000 लोगों को रोज़गार देती थी। आखिरी बार इस मिल में कपड़े का या कंबल का निर्माण वर्ष 2014 में हुआ था। अभी तो ना ये बंद है ना ये चालू है। यहाँ के कर्मचारियों का वेतन भी समय से नहीं आता है, बताते हैं साल 1.5 साल से नहीं आया। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के कर्मचारियों का वेतन नहीं आया। ये खैर हालांकि अलग मुद्दा है, मैं तो केवल इसके इतिहास से आपको परिचित करा रहा था। तो दोस्तों 1876 से आज 2021 में हम पहुंच चुके हैं और इस मिल के इतिहास के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसकी संरचना के बारे में बता दिया। धीरे धीरे ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हो गई है, ऐतिहासिक इमारत हो गई है। इसलिए मुझे लगा कि मैं कानपुर में कोई भी वीडियो बनाऊंगा उसकी शुरुआत यहीं से करूंगा, क्योंकि अगर कानपुर को उद्योग नगरी कहा जाता है तो उद्योग नगरी होने के क्या कारण रहे हैं। लाल मिल है, एल्गिन मिल है, और लॉर्ड एल्गिन ने बनवाई थी। लॉर्ड एल्गिन को आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वायसराय थे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये मिल घुमाता हूँ आपको व्लॉग के माध्यम से, और फिर यहाँ के आसपास के लोगों से और यहाँ के कर्मचारियों से आपको मुखातिब कराऊंगा, और जो विशेष जानकारियाँ होंगी उसको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिस इमारत के बारे में मैंने आपको बताया है, हूबहू यूनाइटेड स्टेट्स के और लंदन के इमारतों की लगती हुई है इमारत। ब्रिटिश शासनकाल में जब कभी ब्रिटिशियर्स यहाँ पर चहलकदमी करते रहे होंगे तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो पाता होगा कि ये भारत की ही कोई जगह है। ये कॉर्नर
और सामने यहाँ पर फुटपाथ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। अभी इनसे बातचीत करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस मिल का मुख्य द्वार है। सामने बोर्ड लगा है द ब्रिटिश कॉरपोरेशन कानपुर वुलन मिल। स्पेलिंग कानपुर की आप देखिए, CAWNPORE करके लिखी हुई है। जैसे मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी पेड़ आ गया है। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये मिल है। चलिए मैं आपको यहाँ के आसपास के लोगों से और यहाँ के कर्मचारियों से परिचित कराता हूँ।